लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, स्पेक्ट्रम चल रहा था। तो स्पेक्ट्रम का कैटेगराइजेशन किए थे, डिसकंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस में क्या होगा कि जिस रेंज में है उसमें सारे जितने वेवलेंथ हैं सारे पाए जाएंगे, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा, पार्टिकुलर वेवलेंथ का ही पाया जाएगा। क्लियर है ये। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कितने टाइप बताए, लाइन और बैंड। अब डिसकंटिन्यूअस में भी ऐसा हो सकता है कि मान लो आप स्पेक्ट्रम ले रहे हो, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसके बीच वाली रेंज का कोई भी नहीं है वेव। अरे समझ रहे हो, अगर ये 4000 एंगस्ट्रॉम है, ये सीधे 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसके बीच का नहीं है, 4001 नहीं है, 4002 नहीं है, तो ये कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस। लाइन और बैंड केस को बोलेंगे, देखो अगर यही सेम चीज कुछ ऐसा हो जाए, कैसा, ये इसको बोलेंगे बैंड। कई सारे लाइंस एक जगह, फिर डिसकंटिन्यूटी, फिर लाइंस का बंडल एक जगह, फिर डिसकंटिन्यूटी, फिर लाइंस का एक जगह, इसको क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, ब्लैक होगा, इसके बीच में भी कुछ नहीं होगा, ब्लैक होगा, इसको क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। हाँ, वहाँ एकदम काला सा दिखेगा, समझ रहे हो, कुछ नहीं दिखेगा वहां पे, ब्लैंक होगा, यहाँ भी ब्लैंक होगा। और इस बीच में क्या होगा, यहाँ पर कई सारे लाइंस एक जगह दिखेंगे, फिर डिसकंटिन्यूटी, फिर कई सारे लाइंस, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूटी, और इसमें एक एक करके होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन। इसको बोलेंगे बैंड। चलिए इसको बना लीजिए। इसका रीजन समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद समझ में आएगा। लिखवा दूं, हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लिखूं, आपका एनसीईआरटी निकालिए, उसमें भी फोटो है, अगर वो वाला फोटो बनाना चाहें आप निकालो, उसमें दिखा दे रहा हूं, लेके आओ, दिखाओ एनसीईआरटी 2 तुम लेके नहीं आए हो। ठीक है, यहां देखो, ये वाला बैंड वाला है, कौन वाला है, हाँ, इसमें क्या हुआ है कि देखो बीच बीच में जो काला डॉट दिख रहा है ना, वहां पर कोई सा भी नहीं है। तुम नहीं लाए एनसीईआरटी, निकालो उसको, नीचे वाले में देखो, एब्जॉर्प्शन वाला में जिसमें है, उसमें भी बैंड स्पेक्ट्रम है, ठीक है।
तो बीच बीच में जो काला काला लाइन है ना, वहां पर कोई भी लाइट नहीं है प्रेजेंट, समझ रहे हो, और बाकी लाइट है, तो वो कौन सा है एग्जाम्पल, बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर है ये? जैसे यहाँ रेड है फिर बीच में खाली है, तो उसको वहां लाइन से दिखा दिया गया है, ब्लैक लाइन से। क्लियर है ये? तो कौन सा स्पेक्ट्रम है ये, डिसकंटिन्यूअस है। अरे ठीक है भाई, अब यहाँ नजदीक में बना लेते तो तुम अंतर ही डिफरेंट नहीं कर पाते, तुमको लगता है कि बस जस्ट आ रहा है उसके बाद। हम नजदीक में इसलिए नहीं बताए, थोड़ा क्लियर हो पाए आपको। चलिए इसमें लिख लीजिए थोड़ा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में व्हेन लाइट, डेफिनेशन लिखवाए थे, डिसकंटिन्यूअस लिखवाए थे डेफिनेशन, चलो ठीक। उसके बाद ये लिख लो कैटेगराइज, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप फोटो बना के भी काम चला सकते हैं, इसमें ज्यादा डेप्थ। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूअस में लाइन और बैंड दोनों देखने को मिलेंगे, उसका डेफिनेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसे एटॉमिक मॉडल में आगे बढ़ेंगे, इसका रीजन भी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं बोलूं, जैसे आगे चल के मॉडल जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो बोलूंगा कि इसमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बैंड मतलब किस तरह का दिखेगा, समझ रहे हो। वहां का टर्मिनोलॉजी अभी यूज कर रहा हूं मैं, ये समझा रहा हूं कि स्पेक्ट्रम जो होगा डिसकंटिन्यूअस वाला, वो दो तरह के, कौन कौन, लाइन और बैंड, ठीक है। तो जब भी आपको वहां पर अगर आगे चल के मॉडल में रिप्रेजेंट करूं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए, उसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बना लिया है सब फोटो, ठीक। तो स्कूल गई थी रे पिछले लेक्चर में, थी प्रेजेंट, कहाँ गई थी? हाँ, घर पे पूजा था, तुम्हारा रहना जरूरी था। चलिए अब समझते हैं, हेडिंग डालिए। हाँ, तुमको एक बात बता दूं, ये स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जो बोर मॉडल है अपना आने वाला, बोर मॉडल, एटॉमिक बोर मॉडल, वो एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम के थ्रू ही किया गया। बोर मॉडल जो दिया गया था वो एक्सप्लेन किसके थ्रू किया गया, स्पेक्ट्रम के थ्रू। और आपको बता दूं, एक इंफॉर्मेशन दे दूं, रिजेक्ट भी किया गया स्पेक्ट्रम के थ्रू। बोर मॉडल जो आया उसको एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि उसने एक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, और आगे चल के बोर मॉडल रिजेक्ट हुआ इसलिए क्योंकि वो बाकी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ रहे हो बातों को? बोर मॉडल इसलिए एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि उसने स्पेक्ट्रम को क्या किया, एक्सप्लेन। बाद में बोर मॉडल रिजेक्ट भी हुआ, किसके बेसिस पे, स्पेक्ट्रम के बेसिस पे। समझ रहे हो? ठीक। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अभी तक ऐसा, मतलब 19th सेंचुरी की बात करें, जब ये थ्योरी आने से पहले ऐसा लग रहा था लोगों को
कि जो वेव है, जो लाइट है, वो वेव है। वेव का अपना बिहेवियर होता है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, लाइट सिर्फ वेव नहीं, इसके पास जो बिहेवियर है वो पार्टिकल बिहेवियर भी। कौन सा बिहेवियर है? पार्टिकल बिहेवियर। अब ये लाइट का नेचर क्या होता है, वेव का नेचर क्या होता है, तो पहले उसको समझो। उससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको एक्सप्लेन किया था इस भाई साहब ने, ये बता के कि जो लाइट है हमारा वो सिर्फ वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसके पास जो होगा नेचर वो पार्टिकल नेचर भी होगा। अब ये वेव नेचर क्या होता है, तो सबसे पहले ये वेव नेचर समझते हैं। वेव नेचर कहने का मतलब क्या है, देखो, जो वेव होते हैं, वेव, वो आपको रिफ्लेक्शन भी शो करेगा। जैसे हमारा लाइट है, लाइट आता है, रिफ्लेक्ट होता है, ये बात पता होगा आपको। लाइट वेव है ना, रिफ्लेक्शन होता है लाइट के केस में, रिफ्रैक्शन भी होता है। अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है, कुछ अपने पाथ से डेविएट भी हो जाता है, डेविएशन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये हम वेव नेचर बता रहे हैं, वेव का नेचर वो कैसा होगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो डेविएशन होगा, डिफ्रैक्शन भी शो करेगा वेव। ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, सपोज करो इस रूम की सारी लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है, रूम चारों तरफ से पैक है, अंधेरा हो गया इस रूम में, और एक कहीं छोटे छेद से टॉर्च की लाइट मार लो, या फिर सन की रोशनी आ रही है, मान लो टॉर्च मार रहे हो एक छोटे छेद से, अगर उस खिड़की से छोटे छेद से तुम टॉर्च मार रहे हो तो यहां तो उसका आएगा ही आएगा लाइट। क्या लगता है, हल्की सी रोशनी पूरे रूम में नहीं फैलेगी? फैलेगी ना, तो उसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। कैसे? जैसे मान लो ये है आपका और यहां आपका लाइट है, लाइट आ रहा है, ये तो पूरे रूम में फैलता है ना ये। हाँ, सामने वाले दीवार पर ज्यादा होगा इंटेंसिटी, लेकिन रूम के हर एक कोने में हल्की हल्की लाइट तो जाएगी। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, ये चारों तरफ फैल रहा है ना ये, तो इसी को क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। नहीं समझ में आया? अगर इस रूम को हम बंद कर दें, अंधेरा हो जाए, एक छोटी सी रोशनी भी आ रही होगी, तो क्या लगता है हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ नहीं फैली हुई होगी? पर वो तो आ रही है सीधे, तुम सिर्फ एक छोटे छेद से तुम टॉर्च मार रहे हो, तो होना ये चाहिए कि सिर्फ दीवार पर उसका जाना चाहिए रोशनी, लेकिन साइड साइड में बिखराव भी तो होता है लाइट का। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। हाँ, सामने ज्यादा इंटेंसिटी होगा, साइड में कम इंटेंसिटी होगा, वो बात अलग है, पर होगा तो कुछ ना कुछ, उसी को क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। ये वेव का नेचर होता है। वेव का नेचर होता है कि रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा, और एक इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस क्या होता है, आप ये समझ पाइएगा तभी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन हो पाएगा। हम अभी समझाएंगे कि नहीं, वे आपका जो लाइट है वो दोनों नेचर शो करेगा। कौन कौन? वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर का जब भी बात हो रहा है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है?
तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डालकर वेव नेचर लिखिए, पहले इसको मिटाएंगे हम। कौन कौन होगा? साइड में एक फोटो भी बना लीजिएगा। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये जो आपको दिखाया मैंने, ये किसको दिखाया? डिफ्रैक्शन दिखाया। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए वेव नेचर का। अरे ये देखने को मिलता है ना लाइट के केस में, रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ना। प्रिज्म से गुजारे थे तो क्या हुआ था? रिफ्रैक्शन ही हुआ था, डेविएशन ही हुआ था। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये डिफ्रैक्शन बताया मैंने। यहां कहने का मतलब ये दीवार है, यहां से लाइट पास कर रहा है, तो क्या होगा? सारे एंगल पे क्या होगा? ये डिफ्रैक्ट हो जाएगा। वही दिखाया है मैंने। ये रूम का दीवार है, ये टॉर्च की रोशनी है, धीरे धीरे क्या होगा? ये पूरे रूम में फैलेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस समझाएंगे वो, उसके लिए पूरा बोर्ड क्लीन होना चाहिए। ये सारे क्या हैं? वेव नेचर। क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज मैंने पॉइंट लिख करके उसमें नहीं लिखवाया, उसमें लिखाना था। किसमें? स्पेक्ट्रम वाले में। वो ये बताना था वहां पर कि जैसे हर एक इंसान का थंबप्रिंट अलग होता है ना, अलग अलग होते हैं सबकी, उसी तरह से हर एटम का स्पेक्ट्रम अलग अलग हो। समझ रहे हो? हर एटम का क्या होगा? स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। इसीलिए स्पेक्ट्रम की चर्चा हो रही है। तो अगर जगह है तो वहां पे लिख लो, पॉइंट करके कहीं पे लिखो। ईच एलिमेंट, पॉइंट करके लिख लीजिए। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक, ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक live spectrum, has a unique live spectrum as like लिखो, each person
ईच पर्सन हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होगा और वो साबित करेंगे आगे चल। ठीक, अब ये इंटरफेरेंस समझते हैं। इस पे ज्यादा डिटेल बोलने की जरूरत तो नहीं है, पढ़े ही होंगे 9th-10th में। ठीक है, डिफ्रैक्शन मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया है। अब इंटरफेरेंस देख लो। क्या होता है इंटरफेरेंस? मान लो एक वेव ये है और एक वेव हमारा ये, दो अलग अलग वेव। इसको ऐसे समझावा, इसको अगर एक ही पे करूं, अलग अलग वेव को इसी पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऐसा ही कुछ हुआ है। इंटरफेरेंस मतलब एक तरह से समझ लो सुपरपोजिशन, एक दूसरे से मिलना। ये वेव ऐसे और ये सामने वाला जो वेव आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। यहां पर देखो, इस ऐसे है वह पार्टिकल है। अगर सपोज करो ये वेव आया यहां पर, ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ये वाला तो ऊपर जाना चाह रहा है, ये वाला तो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ये जो वेव आ रहा है ये पार्टिकल को नीचे ले जाना चाह रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, एक दूसरे को कम करेगा। अगर इक्वल एम्पलीट्यूड का है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक तुम उधर से वेव जनरेट कर रहे हो और एक इधर से मैं वेव जनरेट कर रहा हूं, दोनों आपस में आके सुपरपोजिशन हो रहा है। अगर सपोज करो, अगर इस तरह से आया कि ये इस तरह से आया, ये जाना चाह रहा, मान लो ये वाला पार्टिकल, अब ये दोनों वेव आके टकरा रहा है, ये जाना चाह रहा है ऊपर और ये वाला जाना चाह रहा है नीचे, तो ओवरऑल अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये बीच में ही रहेगा ना। नहीं समझ में आया? एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो अब यहां कॉम्बिनेशन के दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको इंटरफेरेंस भी दो तरह के होंगे। इंटरफेरेंस भी दो तरह के होंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव और एक होगा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव कौन सा है? मान लो ये वेव ऐसा होता हुआ यहां आया, ये वेव ऐसा होता, अगर ये यहां आया तो इस पॉइंट पे हर पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, और सामने से जो वेव आ रहा है वो अगर ये सामने से जो आ रहा है वो ये पोर्शन वाला के यहां टकरा रहा है, ये तो जाना चाह रहा है पार्टिकल ऊपर, और इधर वाला जो वेव पार्टिकल है वो इस तरह से आया है तो वो नीचे जाना चाह रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड का है तो बीच में ही रहेगा, धागा कहीं नहीं जाएगा। अगर स्ट्रिंग की बात करूं तो वो वहीं का वहीं रहेगा। तो दो वेव का जो सुपरपोजिशन हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह के होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ये तो हो गया डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि ये जाना चाह रहा है ऊपर और ये सामने से जो वेव आ रहा है ये नीचे जाना चाह रहा है, स्ट्रिंग को नीचे ले जाना चाह रहा है, और ये ऊपर। तो अगर दोनों का सेम एम्पलीट्यूड का है तो रिजल्टेंट हो जाएगा एकदम नल कर देगा, एकदम जीरो कर देगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वहां पे। अब सोचो एक ऐसा वेव आ रहा है कि ये जाना चाह रहा है ऊपर और ये भी जाना, इधर से जो वेव आ रहा है, मान लो ये वेव आ रहा है तो ये भी जाना चाह रहा है ऊपर, तो ऐसे में क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और ये स्ट्रिंग के हर पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाह रहा है, सामने से एक वेव आया
वो भी चाह रहा है कि पार्टिकल ऊपर जाए, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाए, कोइंसाइड करे ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ करे। तो ये वाला अगर ऐसा आ जाएगा वेव, ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, इधर वाला वेव जो इधर वाला आ रहा है, तो ये इसके पार्टिकल को और ऊपर खींचेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर अपोजिट वाला आ गया, ये इधर जाना चाह रहा है, ये नीचे जाना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इंटरफेरेंस। अब ये दो तरह के होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। इसी को मैं फिर से समझा दे रहा हूं। अगर ये ऐसा है और एक वेव और आया जो इसी तरह का है, तो ये कौन सा शो करेगा, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि इस वाले वेव में भी ये ऊपर जाना चाह रहा है, इस वाले वेव में भी ये ऊपर जाना चाह रहा है। तो ऐसे केस में नेट एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये? इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। तो वेव जो है वो आपको इंटरफेरेंस शो करेगा। अगर लेकिन वही मैं बोल रहा हूं कि एक वेव ऐसा है और एक वेव जो है प्लस है, एक वेव जो है ये ऐसा है, तो यहां में पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है और यहां वाले में पार्टिकल नीचे जाना चाह रहा है, तो नेट जो होगा उसमें रिजल्टेंट घट जाएगा। और अगर दोनों सेम है तो जीरो हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। समझ में आया? खड़े हो जाए, क्या समझ में आया, एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आया? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, क्या समझ में आया? क्या बता रहे हैं, अभी समझा क्या रहे हैं बोर्ड पे? इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का मिलना। अब वो दो वेव, अगर मान लो ये वेव आ रहा है इधर से ऐसे करते हुए, ये भी वेव आ रहा है, अगर ये इधर जा, अगर ये दोनों ऐसे टकरा रहा है कि ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, तो ऐसे में पूरा ऊपर जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना। और मान लो ये ऐसा आया ऊपर जाते हुए, ये नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल कम करेगा ना दोनों एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है ये? हमारा एक वेव ऐसे आ रहा है, एक वेव ऐसे जा रहा है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज, ऐसा हो सकता है कि जिस पॉइंट पर मिले दोनों, वो दोनों के दोनों ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में नेट रिजल्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। जिस पॉइंट पे मिला, ये ऊपर जाना चाह रहा है, ये नीचे जाना चाह रहा है, ऐसे में नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का घट जाए। ये समझ रहे हो? ये वेव शो करेगा इंटरफेरेंस। इसका अच्छा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, बैठो, सोया मत कर। एग्जांपल आप सुनते होंगे, नॉइज फ्री वाला वो ईयरफोन आने लगा है ना, नॉइज कैंसिलेशन वाला। कैसे काम करता है वो? इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या होता है उसमें कि जो आपके हेडफोन में आवाज आ रहा है और जो बाहर से आ रहा है, बाहर वाले को कैंसिल आउट कर देता है। क्यों? क्योंकि जिस एम्पलीट्यूड, जिस डायरेक्शन में आ रहा है, मान लो वो इस तरह से आ रहा है, तो आपका जो उधर वाला है, इधर वाला, वो ऐसे वाला जनरेट करेगा, तो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। साउंड भी तो वेव है, और वेव है तो वेव नेचर शो करेगा। वेव नेचर होता है इंटरफेरेंस। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां इस्तेमाल कर दिया जाए तो वेव कैंसिल आउट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? तो आपको वहां नॉइज फ्री हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ऊपर से चला गया, आ गया? क्योंकि साउंड हमारा वेव है, और वेव है तो वेव का नेचर शो करेगा। कौन कौन नेचर शो करेगा? रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा, इंटरफेरेंस शो करेगा। और इंटरफेरेंस में दो तरह के, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि जिस पॉइंट पे ये ऊपर जाना चाह रहा है, उस पॉइंट पे ये नीचे जाना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। साउंड का जो आपको साउंड बाहर का आ रहा है वो या तो कम सुनाई देगा, एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, तो जीरो सुनाई देगा। समझ रहे हो? इसी प्रिंसिपल पे है वो। तो लिखिए इंटरफेरेंस, थोड़ा दो चार गो लाइन लिख लीजिए। किसी को डाउट है तो पूछ ले, नहीं समझ में आया तो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूं, और रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं। हाँ
इंटरफेरेंस में लिखिए द सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन को ही आप एडिशन बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? सुपरपोजिशन और एडिशन लिख लो, और एडिशन, या फिर कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स is known as interference, is known as interference। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो इंटरफेरेंस कैन बी आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस कैन बी आइदर, बोलो ना रे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जहां पे लिखिएगा, पहला कंस्ट्रक्टिव लिखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। In constructive interference, the amplitude of, in constructive interference, the amplitude of the amplitude किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव किसको बोलते हैं? डेफिनेशन लिखवाए थे ना कुछ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, उसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। सिंपल सा तो लिखवाए थे, याद कर। अरे गधा गधी, ये हमारा वेव था, ये था ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या बोलते थे? अरे हाँ ना तो बोल, इसको क्या बोलते थे? याद आ रहा है? हाँ लिखो, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव amplitude of the resultant wave at a given position or time at a given position or time is greater than individual wave, is greater than individual wave। फिर उसके बाद ये फोटो बना ले, देख एक वेव ऐसा है, ध्यान से देख, एक वेव ऐसा है, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव करेगा क्योंकि ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? रिजल्टेंट कुछ ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये समझ में आया? एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अगर ई भी ए है और सेम एम्पलीट्यूड का है, ए है, तो क्या हो जाएगा? 2a। अरे ये समझ रहे हो? 2a हो जाएगा तब। ये किसका एग्जांपल है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कॉपी में बनाना और इजी रहेगा। पहला जो लाइन है ऊपर उस पे एक वहां इस वाले को दिखा देना, जब बड़ा बनाओगे तो एक दूसरा वाला जो लाइन होगा वहां तक छुआ देना। अरे समझ रहे हो, बुझ ही रहे? हाँ ठीक। रिजल्टेंट कहाँ है? दिखा रिजल्टेंट, सेम ही तो है एम्पलीट्यूड। अरे एम्पलीट्यूड हम बड़ा किए हैं भाई, कंस्ट्रक्टिव है तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अभी समझाया। इसका हर पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, इसका भी पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है। अगर मान लो सेम पोजीशन पे मिल गया, इसी तरह का ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, ये वाला वेव भी इसी ऊपर में जाना चाह रहा है, तो नेट बढ़ेगा ना। नेट बढ़ेगा तो रिजल्टेंट बढ़ेगा, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा होगा। हाँ, फिर लिख डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर है, अरे बालिके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख, उसमें वही सेम चीज है। वहां पर क्या हो जाएगा, नेट जो रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखो उसमें इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव the amplitude of the resultant wave at a given position or time, at a given position or time is smaller than individual wave। और उसमें फोटो बना लेना। ये देख, ये है हमारा, अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो ये क्या शो करेगा, डिस्ट्रक्टिव। नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, मान लो सपोज अगर ई भी ए है, ई भी ए है, तब तो ऐसा कुछ वेव नहीं दिखेगा, ऐसा फ्लैट हो जाएगा। और अगर मान लो ई है, ई जितना है मान लो ए है, इस उससे थोड़ा ज्यादा है, 1.2 ए है, तो ऐसे में क्या होगा, नेट जो होगा ये ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? ए बालिके, ए क्या नाम है, साक्षी प्रिया, देख इधर, जो भी है देख इधर। इसमें ये वाला पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल नीचे जाना चाह रहा है, तो जब एक पोजीशन पर मिलेगा तो ये डिस्ट्रक्टिव शो करेगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तब तो ये नेट ऐसा सीधा हम कर देंगे। मान लो ये वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो नेट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो थोड़ा यही कर लीजिएगा, स्मॉलर वाला दिखा दीजिए। नेट अगर एग्जैक्ट रखोगे तो 0 कर देना। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ ले। इंटरफेरेंस में कोई डाउट है? कितने तरह के इंटरफेरेंस? 2 तरह के। कौन कौन? डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, घट जाएगा। ये किसका नेचर है, वेव का नेचर। जैसे रिफ्लेक्शन नेचर है वेव का, उसी तरह से इंटरफेरेंस किसका नेचर है, वेव का। चल, वेव का नेचर समझ गए।
अब अगर मैं पार्टिकल के नेचर की बात करूं, तुमको बता दूं कि ये जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया था ना, पूरे साइंस को बदल के रख दिया था। एकदम बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था ये, क्योंकि अब तक समझते आ रहे थे लोग सारे, तब तक 19वीं सेंचुरी की बात है, 1850-60 के आसपास तक में, कि लाइट तो वेव है, पार्टिकल पार्टिकल है, सब्सटेंस पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, और लाइट अपना है, एक वेव की तरह है। लेकिन प्लैंक्स ने बताया कि नहीं, कई सारी चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। वहां पर लाइट को वेव के साथ साथ पार्टिकल मानना पड़ा। आगे चल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे आप, थोड़ा बहुत सुने होंगे, वहां भी आपको लाइट को पार्टिकल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। जब तक उसको पार्टिकल मानेंगे नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं होगा। तभी प्लैंक्स ने तो बोल दिया, उसको भी खुद को ही भी यकीन नहीं था कि ये सही है कि गलत है, बस एक्सप्लेन हो जा रहा था। पूरा साइंस बदल के रख दिया था वो। लाइट का जो डुअल बिहेवियर था, कि नेचर, लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल के तरह भी बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा। पूरे साइंस जगत में खलबली मचा दिया था उस टाइम पे। बहुत बड़ा एक सुनामी था ये, कि कैसे पार्टिकल नेचर हो सकता है। अभी साबित किया जाएगा कि क्यों पार्टिकल नेचर बोले हम वेव को। समझ रहे हो? अभी आपको इजी लग रहा है? पूरा साइंस जगत का एकदम समझ लो, एकदम पूरा हुलिया चेंज कर दिया था, उलट पुलट हो गया था, उथल पुथल हो गया था पूरा। यहां तक कि जो बोला ये, उसको खुद को भी यकीन नहीं था, बोला कि हम बस बोल दिए हैं, हमसे कोई प्रूफ मत मांगो। लेकिन अगर जब तक इसको पार्टिकल नहीं मानेंगे लाइट को, तब तक ये एक्सप्लेन ही नहीं होगा। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, आगे चल के आइंस्टीन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया 1905 के आसपास, बोला कि नहीं, उसका कहना सही था, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी चीजें थी उस टाइम पे। अभी आपको इजी लग रहा होगा क्या है ये खलबली मचा दिया था साइंस जगत में। एकदम समझो तो साइंस को एकदम उल्टा कर दिया गया था। सब मानते आ रहा था कि एकदम वेव है लाइट, कैसे पार्टिकल हो सकता है। लेकिन कई चीजें थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, उसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ हो जा रहा था, सब कुछ चेंज हो जा रहा था। तो वहां जब तक आप पार्टिकल मानेंगे नहीं, एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि आप वेव नेचर के थ्रू जाएंगे। अब वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन होगा नहीं, जो वेव नेचर आप पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इसके थ्रू पे एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा था जब तक आप उसको पार्टिकल ना माने। एकदम खलबली था ये। अभी आपको लग रहा है कि एकदम नॉर्मल बातें हैं, एकदम सबका दिमाग भन कर दिया था, एकदम सन्न हो गए थे कई लोग। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि पहले आप वेव नेचर समझ लीजिए, ताकि आपको पार्टिकल नेचर समझाया जाए तो आपको पता चले कि हाँ, कहां पे डिफरेंस है और क्यों फिर सिमिलरिटी लाया गया। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने वेव, ये सब अगर मैं नहीं बताता, बस वन लाइनर में बोल के चला जाता, हाँ मैं मुंडी डोला भी देते, आपको लगता कि हम समझ भी गए, पर अंदर से फील ही नहीं आता। ये कोई जरूरत नहीं था अभी इंटरफेरेंस का इतना कुछ पढ़ाने। आपको सिर्फ बोल देते कि हाँ वेव नेचर होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, आप भी बोलते कि हाँ 9-10 पे पढ़े हुए हैं, मुंडी डोला भी देते, हाँ मैं हाँ मुंडी डोला भी देते, एकदम आपको लगता भी कि हमको समझ में आ गया, लेकिन वो जो फील है वो नहीं आ पाता। समझ रहे हो? ये सब मेहनत कर रहे हैं आपकी फीलिंग के लिए। हाँ, क्योंकि फील नहीं हो रहा है सर, जल्दी केमिस्ट्री जल्दी फील नहीं होता, क्योंकि आप विजुअलाइज नहीं कर पाते। पार्टिकल्स छोटे होते हैं, एटम लेवल्स पे आप देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो केमिस्ट्री बोरिंग लगने लगता है। क्योंकि आप विजुअलाइज, क्या फिजिक्स में क्या, पंखा घूमते हुए देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा मोटर घूम रहा है, तो वहां आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आप डेली लाइफ में देख रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि एटम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बातें हो रही है, चीजें इतनी छोटी है कि आपके नंगे आंखों से आप देख नहीं सकते, तो वहां विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता। और जहां विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वहां फिर आपको चीजें अगर ठीक से समझ में नहीं आया तो बोरिंग हो जाएगा। चलिए,
चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि मान लीजिए आपके पास ढेर सारा रुपए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए, ठीक है, और आप चले गोल्ड खरीदने। क्या खरीदने? गोल्ड खरीदने। चले गोल्ड खरीदने, ठीक है। गोल्ड खरीदने आप गए, आप कितना भी खरीद सकते हैं, पैसा ज्यादा है, क्विंटल भी खरीद सकते हैं, 10 किलो 5 किलो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा गोल्ड का एकदम सबसे छोटा पार्टिकल पे जाना है, तो आप कहां जाइएगा? एटम पे जाइएगा, गोल्ड के एटम पे जाइएगा। उससे छोटा क्या है? अगर बोलोगे नहीं सर हम एटम से छोटा, इलेक्ट्रॉन पे चले गए। एटम से भी छोटा होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसे छीन लेंगे, तोड़ लेंगे, तो फिर एटम गोल्ड का रहा नहीं, उसमें वो उसकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अरे समझ रहे हो? अगर एटम को आप तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग कर दिए, तो फिर वो तो अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर देगा। तू एक बात बता, ये गोल्ड का है, यहां न्यूक्लियस है, तू प्रोटॉन यहां से अलग कर दी, इलेक्ट्रॉन यहां से अलग कर दी, ठीक है। तो अगर मान ली प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो अभी दूसरा एटम की तरह बिहेव करेगा ना? क्या वही एटम रहेगा? कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6, एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब क्या है कि उसके पास 6 प्रोटॉन है, और अगर तुमने 5 प्रोटॉन कर दिया, तोड़ के एक प्रोटॉन और निकाल दिया, तो अब वो क्या कार्बन रह जाएगा? उससे पहले जो एटम है उसकी तरह बिहेव करेगा। अरे ये बात समझ रहे हो? उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं गोल्ड का आइडेंटिटी गोल्ड ही रहे, तो अगर हम सबसे छोटे स्तर पे जाएंगे तो वो एटम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में छेड़खानी किए तो फिर वो अपना अलग आइडेंटिटी शो करने लगे। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये नहीं क्लियर है कि गोल्ड का अगर हम सबसे छोटा चीज चाह रहे हैं कि गोल्डे रहे, तो गोल्ड का एटम है। इलेक्ट्रॉन छीन लिए, प्रोटॉन छीन लिए, तो फिर वो आइडेंटिटी लूज कर देगा, वो फिर गोल्ड का एटम नहीं रहेगा। हाँ, ये बात समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूं कि गोल्ड की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, तो एटम है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आधा एटम? आधा एटम नहीं हो सकता, क्योंकि आधा एटम होगा तो आइडेंटिटी लूज कर दिया। मान रहे हो ये बात? तो गोल्ड में आप जैसे एटम जो है, हमारा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो है गोल्ड का पार्टिकल है, वो एटम है। तो एटम जब भी होगा, या तो 1 एटम होगा, या फिर 2 एटम होगा, 3 एटम होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता हाफ एटम हो। ये बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि आधा एटम कहने का मतलब क्या है? उसकी आइडेंटिटी लूज हो गई। ये बात समझ रहे हो? अगर हम चाह रहे हैं गोल्ड का एटम, तो वो या तो 1 एटम होगा, 2 एटम होगा, 3 एटम होगा, मतलब इसी तरह के होगा, डिस्क्रीट होगा, वो होगा ना। ये तो ये किसका नेचर है? ये पार्टिकल का नेचर। इसके बीच का कुछ नहीं हो सकता, 1.1 एटम नहीं हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर हम चलेंगे इसी से वेब पे। अगर आपने गोल्ड के सबसे छोटे लेवल पे गए तो एटम मिलेगा। तो एटम जब भी होगा इसके मल्टीपल में होगा। 1 एटम होगा, 2 एटम होगा, 3 एटम होगा, 4 एटम होगा, 5 होगा, लाख एटम होगा, करोड़ एटम होगा, लेकिन इसी के मल्टीपल में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा 0.1 एटम का 10वां हिस्सा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में आपका उसका आइडेंटिटी लूज हो गया है। अब वो गोल्ड नहीं रहा, कुछ और हो सकता है। ये बात क्लियर है? ये तो जब भी पार्टिकल होगा वो किस तरह का नेचर शो करेगा? डिस्क्रीट वाला। समझ रहे हो? ये पार्टिकल का नेचर है, ये तो इसके मल्टीपल में होगा। क्लियर है? ये जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, तो या तो यहां आप पांव रख सकते हैं,
या तो यहां रख सकते हैं, इसके बीच का कोई जगह नहीं है। समझ रहे हो? ये सीढ़ी है तो या तो ये, इसके बीच में पांव रखोगे गिर जाओगे, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। तो एटम जो है, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा कुछ होगा, मल्टीपल में होंगे, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। 0.1 एटम नहीं होगा, 1.1 एटम नहीं होगा। एटम क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा, इसी के मल्टीपल में होगा। ये बात मान रहे हो? ये किसका नेचर है? पार्टिकल का नेचर। उसी तरीके से प्लांक्स ने बताया कि नहीं, वेव भी जो है वो क्वांटाइज्ड होगा। वेव भी क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। कैसे? अगर एनर्जी एक वेव hc/λ है, बताया है ना फॉर्मूला, hc/λ है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये इसी के मल्टीपल में होगा। 1 hc/λ होगा, 2 hc/λ होगा, 3 hc/λ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है 0.1 hc/λ, लाइक पार्टिकल। समझ रहे हो? वेव भी इसी तरीके से बिहेव करेगा। वेव का भी क्या होगा? अगर किसी वेवलेंथ पे उसकी एनर्जी है तो एनर्जी अब मल्टीपल में होगा, 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। समझ रहे हो? और सबसे छोटा जो होगा यूनिट, उसको बोलेंगे क्वांटम। क्या बोलेंगे? क्वांटम। इसीलिए नाम पड़ा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी भी जो होगी वो डिस्क्रीट में होगी। वेव को भी आपको पार्टिकल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। जैसे पार्टिकल 1 एटम 2 एटम 3 एटम होगा, इसके बीच का कुछ नहीं होगा, उसी तरीके से एक वेव का भी जो एनर्जी है वो इसी के मल्टीपल में होगा, डिस्क्रीट होगा, उसके बीच का कुछ नहीं होगा। वेव को भी आपको पार्टिकल की तरह मानोगे तभी जाके कई सारे थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन हो पाएंगे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मान लो ये 1 जूल है तो फिर अगर उस लेमडा पे, तो ऐसा नहीं हो सकता है 0.1, या तो 2 जूल होगा, 3 जूल होगा, ऐसे करके जाएगा। जैसे ये सीढ़ी है, समझ रहे हो? ये सीढ़ी है तो ये होगा, इसके बाद ये होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। जैसे एटम में पार्टिकल का जो नेचर है कि वह तो 1 एटम होगा, 2 एटम होगा, 3 एटम होगा, उसी तरीके से वेव भी जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लाइक अगर ये hc/λ है, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे जो भी वैल्यू आ रही है एनर्जी की, उसी के मल्टीपल में आएगा 2 3 4 5 6 करके। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो सबसे छोटा यूनिट जो है उसी को बोला गया है क्वांटम। समझ रहे हो? और लाइट के केस में जो सबसे छोटा यूनिट है उसको बोला गया फोटोन। क्लियर है? ये फोटोन का ही मल्टीपल रहेगा, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन। ऐसा कभी नहीं होगा कि 0.1 फोटोन, 1.1 फोटोन। फोटोन जो होगा मल्टीपल में होगा, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन। एनर्जी का एक बंडल होगा, एक पार्टिकुलर, जैसे एटम का बंडल है ना, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम। तो वेव के केस में भी एनर्जी का एक पैकेट होगा, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, ऐसे सो ऑन। 0.1 फोटोन नहीं होगा। जैसे सीढ़ी में, इसके बाद ये होगा, इसके बीच का कुछ नहीं होगा। ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, बीच का कुछ नहीं होगा, 1.1 1.2 कुछ नहीं होगा। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन वेव के केस में। क्लियर है? ये समझ में आया? हाँ, यहां से रिलेट किया गया है पार्टिकल की तरह। अब क्योंकि जैसे पार्टिकल 1 एटम 2 एटम 3 एटम हुआ गोल्ड के केस में, इसी के मल्टीपल होंगे, आधा एटम नहीं होगा, 1.5 एटम नहीं होगा। उसी तरीके से वेव भी जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, किसके केस में? क्वांटाइजेशन के केस। समझ रहे हो कि एनर्जी का एक पैकेट होगा, उसके बीच का वैल्यू नहीं होगा। कि अगर मान लो तुमने एक फोटोन ले लिया है तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि 0.2 फोटोन, नहीं, 1 फोटोन होगा तो 2 फोटोन होगा, 2 फोटोन है तो 3 फोटोन होगा, उसके मल्टीपल में होगा, बीच का वैल्यू कुछ नहीं होगा। बुझे बातों को?
इसी को यही बताया गया था प्लांक्स के द्वारा, इसलिए उसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मतलब अगर ये एक है एनर्जी का पैकेट, इसको मान लिए तो इसी के मल्टीपल में होगा। सबसे छोटे वाले को बोले क्वांटम, सबसे छोटे एनर्जी का, तो इसी के बंडल में होगा। एक बंडल, दो बंडल, इसी का बंडल बना के बनेगा। बुझे बातों को? तो उसी को आप शब्दों में लिखेंगे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में लिखिए। फील आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, हम चाहते तो डेफिनेशन निकाल के फॉर्मूला लिखा के चल देते हैं, आपको मुंडी डोला देते हैं आप। हाँ हाँ, देखो प्लांक सजेस्टेड दैट Planck suggested that atom oblique molecule, atom oblique molecule or any object could emit or absorb energy in discrete quantity, और कॉमा देखें, not in continuous manner। जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये एनर्जी वेव रिलीज कर रहा है, तो अगर ये एनर्जी 1 जूल रिलीज कर रहा है, एक छोटा वाला सबसे, ठीक है, तो ये इसी के मल्टीपल में होगा, 2 जूल 3 जूल ऐसा करके होगा। हर बॉडी जो होगा वो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो डिस्क्रीट करेगा, उसके बीच का कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जूल और 2 जूल के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे 0.1, 1.2 ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्वांटाइज्ड होगा। जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, तो या तो इसके बाद ये होगा या ये होगा, इसके बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा। उसी तरीके से कोई भी बॉडी है जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो डिस्क्रीट मैनर में करेगा। जैसे एटम है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, ठीक है, तो उसी तरह एनर्जी रिलीज किया, अगर hc/λ एनर्जी रिलीज किया है तो दूसरा जो होगा 2hc/λ होगा, तीसरा जो होगा 3hc/λ होगा, चौथा जो होगा 4hc/λ होगा, इसके बीच का कुछ नहीं होगा। उसी को बोलेंगे डिस्क्रीट मैनर। ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, ऐसा नहीं है, सीढ़ी ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे 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 कंटिन्यूअस है, तो फिर ये सीढ़ी कहां रहा? बुझे बातों को? ये पार्टिकल नेचर था, पर बोला कि नहीं, वेव के केस में भी ऐसा ही होगा, लाइट के केस में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी जो एनर्जी होगा वो डिस्क्रीट मैनर में होगा, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा। तभी कई चीजें एक्सप्लेन हो पाई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर उसको तुम कंटिन्यूअस मानोगे तो फिर एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगा। और ये जो था आपका, ये जो क्वांटाइजेशन था, ये पार्टिकल नेचर था। बोला कि नहीं, आप वेव को, लाइट को, एनर्जी को भी इसी मैनर में डील करना होगा। इसीलिए फोटोन्स जो शब्द सुनते हैं वो सबसे छोटी यूनिट है लाइट की। तो 1 फोटोन होगा, 2 फोटोन होगा, 3 फोटोन होगा, 4 फोटोन होगा, 0.1 फोटोन नहीं होगा।
बुझे बातों को? यही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो वो एनर्जी का सबसे छोटा जो था उसको बोल दिया क्वांटम। प्लुरल फॉर्म में अगर मान लो 2 क्वांटम हो गया तो उसको बोलते हैं क्वांटा। प्लुरल में क्वांटा लगा देते हैं, सिंगुलर में क्वांटम। क्लियर है? ये समझ रहे हो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? ठीक। और इसमें 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, इसमें क्वांटम क्वांटा लिख लीजिए। हाँ छोड़ो, इसको हम यहीं लिख देते हैं। हाँ तो आपको फॉर्मूला उस दिन बता दिए थे, लेकिन तो देख इधर, वो बोला जो एनर्जी होगा आपको वो प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। किसके प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, तो देख जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, अरे लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो देख इसीलिए h, यहां h को इसीलिए प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया। याद करो, इसको क्या बोले थे? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्यों बोले थे? क्योंकि उसी ने बताया कि ये भी क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा, इसलिए उसके सम्मान के तौर पे यहां रखा गया। अरे बुझे बातों को? यही आगे चल के फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, यहाँ वेव लाइट की बात हो रही है तो c/λ। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे समझ रहे हो? इसकी वैल्यू बताए थे ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद करो। अब आया ना ये h कहां से आया? तो ये जो है आपकी, यही जो है अगर लाइट के केस में ये जो पहला वाला है, ये जो पहला जो सबसे छोटा है, इसी को बोला गया क्वांटम बोला गया। क्या बोला गया? लाइट के केस में इसी को बोले फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोल दिया इसको क्वांटम। खास करके अगर लाइट के केस में चले गए तो क्या बोल दिया उसी को? तो 1 फोटोन होगा, 2 फोटोन होगा, 3 फोटोन होगा, 4 फोटोन होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। डिस्क्रीट मैनर में होगा, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में। बुझे? बुझी रे? ये जो डिस्क्रीट मैनर था ये पार्टिकल का नेचर था। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम। बोला उसी तरीके से जो आपका लाइट है वो भी किसकी तरह है? पार्टिकल की तरह है। क्यों? ये भी जो है एनर्जी का जो बंडल है वो इसके बीच का कुछ नहीं होगा, इसके मल्टीपल में होगा। तो जब भी डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट बोला जाता है तो वहां पार्टिकल का कौन सा नेचर की चर्चा की जा रही है? डिस्क्रीट वाला। समझ रहे हो? क्लियर है ये? ठीक है, आज के लिए बस इतना कर दे रहे हैं। हाँ बंद कर दो।